एवरीवन, मैं हूं अमित सर और आज मेरे साथ संदीप सर हैं। हम लोग एकेडमी की तरफ से जो कुछ डिस्कशन है आप लोग के लिए ही है। कई सारे बच्चों और कई सारे पेरेंट्स के मन में कई क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द एकेडमी, अबाउट द एग्जामिनेशन एंड अबाउट देयर प्रिपरेशन। हम उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले संदीप सर से। हेलो संदीप सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यार, वो बच्चे जो 11-12 के बाद भी किसी न किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, मैं नॉट ओनली जेई नीट सीईटी की बात कर रहा हूँ, कभी भी कोई बच्चा यूपीएससी एमपीएससी एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है सर, तो क्या सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन होता है? नहीं, सिलेक्शंस के लिए सही सिस्टम, एकेडमिक गाइडेंस और डिसिप्लिन प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जो हमारी एकेडमी है सर A², इसमें हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं या हमारी एकेडमी किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है? हमारा मेन फोकस मास सिलेक्शन पे होता है, ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ देने पे। तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट या पेरेंट्स को ये कहना चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस कंप्लीट करके अपना जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी लेती है। अगर इसको मैं एक लाइन में समराइज कर दूँ तो इलेक्शन से सिलेक्शन तक की बात होती है। ओके, कि आप A² को इलेक्ट करते हो तब से लेकर के सिलेक्शन तक की रहती है, यहाँ तक की बात। बहुत अच्छा सर। तो इन सिलेक्शन के लिए सर एकेडमी किन किन चीज़ों पे ध्यान देती है? और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ मैं आपसे पूछता हूँ सर, बच्चे और पेरेंट्स को किन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए? मोस्टली एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का सेटअप, जिस फैकल्टी को इतना पता होता है कि बच्चों का ग्रेजुअल ग्रोथ कैसे कराए, और उसके साथ जो हाईली इम्पैक्टफुल मॉडल्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ CPP आप काउंट कर लो, आप प्रीवियस ईयर का एक कॉम्बिनेशन देख लो, वो किसी भी एग्जाम के लिए कोर होता है। एकेडमिक्स में मेन फोकस इस चीज़ों पे रखा जाता है। आपने एक सेकंड क्वेश्चन किया बिफोर कमिंग टू द टेस्ट पार्ट कि पेरेंट्स को कैसे चीज़ों पे और ध्यान रखना चाहिए। मेनली होता है कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो कि पेरेंट्स भी कभी कभी, ये पेरेंट्स का भी क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा सर एकेडमी जा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, उसको थ्योरी भी चीज़ें आती है सब कुछ, बट उससे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूँ या फिर मैं उससे पूछता हूँ आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं क्या, उससे वो क्वेश्चन नहीं बनते। उसको हम लोग अपनी एकेडमिक भाषा में बोलते हैं डेट्स कॉल्ड एकेडमिक गैप। जैसे आपका ही बच्चा है, जिम कर लो कि आपके बच्चे को फॉर्मूला भी पता है जो उसने। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से पूछता हूँ ताकि स्टूडेंट और पेरेंट्स कनेक्ट कर जाएं। जब भी हम, आज मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते सर 14-15 साल हो गए, हम दोनों को साथ में काम करते करते 9-10 साल हो गए, सिंगल डिजिट से 2 डिजिट हम लोग साथ में काम करते गए। बच्चे का सिलेबस पढ़ के हो जाता है, बच्चे का रिवीजन भी होता है, बच्चों को फॉर्मूले तक याद होते हैं। बच्चे बोलते क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बच्चे बोलते सर हमने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए या हमने कई सारे क्वेश्चंस लगाए, एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बनते या PYQ सॉल्व नहीं होते। बच्चों ने पढ़ा भी है, उनका रिवीजन भी है, उन्होंने अपनी तरफ से अपना सब काम किया, फिर बोलते हैं PYQ नहीं बनता। तो क्या ये जो बच्चों का प्रिपरेशन और PYQ नहीं बनना, इसके बीच का जो गैप है, क्या उसको आप एकेडमिक गैप कह रहे हो या क्या? हाँ, थोड़ा बहुत आप सही रास्ते में हैं जो आप बताना चाहते हैं, बट जो मेन पॉइंट होता है कि जो PYQ नहीं बनने का होता है एज ए स्टूडेंट या जो टीचिंग एक्सपीरियंस जहाँ लैक होती है, उसमें क्या होता है लोग पर्टिकुलर चीज़ पढ़ाने के बाद सीधे PYQ पे जंप कर जाते हैं कि अगर मैं ये टॉपिक पढ़ के आया हूँ तो मुझसे PYQ बनना ही चाहिए। बट ऐसा होता है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको उसके स्टेजेस को देखने पड़ेंगे कि PYQ जाने से पहले का स्टेज क्या था, प्री स्टेट ऑफ PYQ क्या थे, उससे पहले का स्टेज क्या था। जो कनेक्शंस बिटवीन द PYQ एंड द एकेडमिक्स दैट यू लर्न इज मोर इंपॉर्टेंट। सो वो जो चैनल गैप होता है, उस गैप को हम डिफरेंट स्टेट में कवर करें, जिसको आप लेवल 1 मान लो, लेवल 2 मान लो, ताकि बच्चा बोर्ड से NCERT से नेक्स्ट लेवल तक जाए, और नेक्स्ट से नेक्स्ट जाने में जो गैप होता है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी उसको फिलअप करते हैं। सर, इसलिए आपने कहा कि सर वेल एजुकेटेड से ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे जो होती है। हाँ, आप ये लाइन जोड़ सकते हो, उस पॉइंट गोइंग होता है। सर, एक बार समराइज कर दीजिए कि बच्चों के सिलेक्शन के लिए एकेडमी किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है? टू द पॉइंट हमने काफ़ी डिस्कशन किया। मोस्टली आप एकेडमी के पॉइंट से बात करें तो सर फर्स्ट पॉइंट होता है एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का सेटअप देना, और वो फैकल्टी जो रैंक देने वाली फैकल्टीज होती है। सेकेंडली एक पावरफुल सेट ऑफ इम्पैक्ट मॉड्यूल मिलना चाहिए, और जो क्लासेस के रेगुलर टचिंग होते हैं, जो क्लासेस रेगुलर एक्टिविटी नोट्स होता है, नोट्स में कम्बिनेशन ऑफ PYQ और जो CPP एडवांस लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो जिस भी एग्जामिनेशन की नीड होती है, चाहे JEE हो, नीट हो, CET हो, चाहे जो भी अदर एग्जामिनेशन होते हैं, उस लेवल का एक पावरफुल कम्बिनेशन होना चाहिए। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो सिस्टमेटिक टेस्ट इन्हेंसमेंट, जो पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन तक में इसको ट्रैकिंग टाइप का, मतलब वो टेस्ट इन्हेंसमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों को स्टेप टू स्टेप गाइडेंस कर सके आपको क्या इंप्रूव की नीड होती है। ये ओवरऑल एकेडमिक्स इस चीज़ों को ध्यान रख के किसी बच्चों का प्रिपरेशन कराती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, तो बच्चों आपको एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। हम क्या करते हैं
प्रिपरेशन के ड्यूरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का सिलेबस पढ़ने, सिलेबस कंप्लीट करने और नोट्स बनाने में जाता है। मेरा क्या मानना है, या हम लोग का जो जिस चीज़ पे हम काम करते हैं कि एंड ऑफ द डे एग्जाम में सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका होता है। तो मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन में आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर आप सॉल्व करोगे हर सब्जेक्ट में। मैं कुछ पार्टिकुलरली केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायो है, हर सब्जेक्ट में जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम वो एकेडमी डिसाइड करती है। इसके लिए हम आपको मॉड्यूल देते हैं, जहाँ कुछ कम होता है तो हम इसके लिए आपको CPP क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट भी देते हैं, और फिर उसके बाद टेस्ट के थ्रू उसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि आप किस लेवल तक पहुँचे हो। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बच्चों, उसके लिए सबसे पहले होता है हम क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराते हैं ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ सके। जब भी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को आप माइंड में फ्रेम कर सके, क्वेश्चन को अप्रोच कर सके और क्वेश्चन का सही आंसर कर सके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद उस टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। क्लियर है सर? ओके। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सर कि हमारे एकेडमी में क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी आप कल्चर सेट करते हो, जो पैरा अपने स्टाफ को या जो मेंटर होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हो, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी आप सेट करते हो अगर पेरेंट्स स्टूडेंट इस बात को समझना चाहे तो? जनरली अपन एकेडमी सर 3 चीज़ें फोकस करते हैं। अगर इसको एक कट एंड बढ़ो तो TPC एक फार्मूला होता है, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट प्रिपरेशन प्लान। आप जहाँ भी देखते होंगे तो डिस्कस करते हैं हमारे टीचिंग प्लान ये हम ये पढ़ाते हैं। हम बच्चों को स्टूडेंट का प्रिपरेशन प्लान देते हैं। सॉरी मैं रोकता हूँ और मैं आप पेरेंट्स बच्चों के लिए कहता हूँ कि वो प्लान इस पे नहीं होता है कि करते हैं, वो प्लान होते हैं कि हम इस ड्यूरेशन में इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। आप कहीं भी लेक्चर प्लान देखोगे, आप कंपेयर कर सकते हो, ओपन मार्केट है कि जब भी हम जो बात कर रहे हैं और लोग जो आपको समझाते हैं, लोग अपना प्लानिंग देते हैं कि हम इस टाइम में ये सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। बट सर ये नहीं कहना चाह रहे, सर कुछ और कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। मेरा ये कहना है कि हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट का प्रिपरेशन प्लान देते हैं, ना कि टीचर का। टीचर का अपना रहता है, बच्चों को जो मिलता है पार्ट में वो स्टूडेंट को प्लान रहता है मुझे किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर एग्जाम को कैचअप करने शुरू करना है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंडरी, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सिंगल नहीं कर पाएगा, उसको नीड होती है मेंटर गाइडेंस की। और मेंटर गाइडेंस का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। मतलब अब ट्रैकिंग की बात करेंगे तो किस तरह वो ग्रेजुअली ग्रोथ कर रहा है, उसका हमारे पास ऑफलाइन सेटअप भी है बताने के लिए। और पूरे थ्रू आउट द ईयर्स, जब से वो क्लास ज्वाइन करता है और जब से उसका रिजल्ट आने तक, उस फेज में कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलता रहता है एकेडमिक गाइडेंस का और साथ में परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का। मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक बहुत साधारण लैंग्वेज में बता दूं कि आमतौर पे आपके बच्चों का आपका बच्चा जब भी किसी भी एकेडमी में प्रिपरेशन करता है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं और टेस्ट के मार्क्स आपको भेज दिए जाते हैं, और एज ए पेरेंट्स आप देख लेते हो मेरा बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप, ऑफलाइन, ऑनलाइन, किसी एप्लीकेशन के थ्रू। एज ए पेरेंट्स आप कभी भी बच्चों का परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर सकते, ये हमारे टीचर के लिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कई बच्चों के फाइलें हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए फाइल आया हूँ, मैं बच्चों के लिए रेंडमली फाइल आया हूँ। आप किसी बच्चों का देखना, ये फाइल होते हैं जो हम क्या करते हैं, जितने भी आपके बच्चे टेस्ट देते हैं आप इसमें देखना, क्योंकि MCQ का सिंपल फॉर्मेट होता है, एक पेपर पेज में आपको सर्कल करना है। डेट देखो जो अभी बैच है ये 2023 से 25 का बैच है, ये स्टार्टिंग कैलेंडर देखो 23 है, यहाँ ये 25 का बैच है। जो रिसेंट बच्चे जो 2026 में अभी एग्जाम को अपियर होंगे, इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, बच्चों का जितने भी क्लासरूम टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को हम उस बच्चों के नेम के साथ फाइल रखते हैं। और कभी भी आप पेरेंट्स एकेडमी विजिट करते हो और बच्चों के परफॉर्मेंस पे बात करते हो तो आप खुद को याद नहीं होता है कि 2 महीने पहले आपके बच्चों ने किस सब्जेक्ट में क्या परफॉर्म किया था। ये टेस्ट हम इसलिए रखते हैं ताकि आपके बच्चे के परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सके कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। कई बार बच्चा ऐसा भी लैग करता है कि बच्चा शुरू में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, बाद में बच्चा इंटरेस्ट कम हो जाता है। सर इसके भी n नंबर ऑफ फैक्टर है, वो हमारा डिस्कशन का नेक्स्ट पार्ट है। कई बार बच्चा इसलिए भी हो जाता है कि स्टार्टिंग में बच्चों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है, धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। उसका मेजर एक फैक्टर है बच्चों के डाउट रह जाते हैं। तीसरा फैक्टर ये होता है कि हो सकता है कि बच्चों को करंट टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है, इसके लिए भी मार्क्स कम है। तो एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स आप कैसे समझोगे कि बच्चों का रीजन किस वजह से बच्चों के मार्क्स कम होते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को मैक्सिमम ऑफलाइन फॉर्मेट में हम देते हैं। मैं जानता हूँ एग्ज़ाम ऑनलाइन है, बट हमारी मजबूरी होती है कि बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए
एज ए पेरेंट्स आपको भी समझाने के लिए, एज ए टीचर समझने के लिए हम ऑफलाइन के फॉर्मेट में रखते हैं, ताकि कभी भी आप 2 साल के लिए अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ते हो तो हम पूरे उसके रिकॉर्ड को, उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकें, और कभी आप आते हो तो हम दिखा सकते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी एकेडमी बच्चों के लिए काम करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ या हमारे एडमिन से बोला जाता है कि बच्चों पे हम पर्सनल गाइडेंस देते हैं, बच्चों के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, तो आप इसको देख सकते हो कि हम इस चीज़ को करते हैं। क्लियर है सर? या दूसरा मेरा एक क्वेश्चन सर आपके इस बीच में रह गया कि टेस्ट, आपने कहा था कि आपने एक वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया था सर आपने? अच्छा, सिस्टमेटिक टेस्ट का मीनिंग आप सीधा समझना चाहते हो तो मान सकते हैं कि वो टेस्ट स्पेशली अगर आप जेई का है, नीट का है, सीईटी का है, उसमें प्री बोर्ड जो बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ जेई की तैयारी या जेई का टेस्ट, वो दोनों सिस्टमेटिक प्लानर में आ जाते हैं। ना कि सिर्फ जेई है तो जेई चलेगा, बोर्ड है तो बोर्ड ही चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड और कम्बिनेशन उसका जेई और कंपटीशन पे होता है या नीट पे होता है, बोर्ड मैंडेटरी होता है उसके लिए। तो क्या हम पेरेंट्स और बच्चों को इतना एश्योर कर सकते हैं कि अगर एकेडमी में, ए स्क्वायर एकेडमी में आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करते हो, आइदर वो जेई हो, नीट हो, एमएसटी सीईटी हो, मैं आपको 1-2 एग्जाम और बता देता हूँ, मेनली एनडीए हो, आइजर हो, सीयूईटी हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ हम बच्चों के बोर्ड प्रिपरेशन की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कोर्स स्टार्टिंग टू कोर्स एंडिंग, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, और आपके बच्चों के बोर्ड प्रिपरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो डे 1 से होता है सर। यहाँ पे आपको डे 1 से बोर्ड प्लस कंपटीशन एग्जामिनेशन दोनों रेलवे के ट्रैक की तरह चलेंगे पैरेलली, वन हैंड विद बोर्ड प्रिपरेशन एंड सेकंड हैंड विद कंपटीशन प्रिपरेशन। वो आपका क्लास ज्वाइन करने के विद इन 1 वीक आपको देखने लगेगा। और मुझे लगता है सर बोर्ड प्रिपरेशन से ना बच्चों की ना ऐसे इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, लिखना पड़ता है ना, तो कभी भी किसी चीज़ का अगर आप ब्लैंक है ना तो आदमी कई चीज़ सोचेगा। तो किसी भी बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव के लिए ना उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए। इसके लिए बच्चों में आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्टिव टेस्ट जरूर दें, 11th से ही दें। बोर्ड क्लास 12 में होता है, लेकिन तो भी मैं आपको कहूँगा कि हर चैप्टर क्लास 11 से आप सब्जेक्टिव पेपर दें, सब्जेक्टिव टेस्ट दें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका एक और बेनिफिट है, अगर आप 11th से ही सब्जेक्ट पेपर लिखते हैं, जो एग्जामिनेशन जेई नीट के अलावा भी होता है, जैसे आपने आइजर की बात करी, सीयूईटी की बात करी, एनडीए की बात करी, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको सोचने वाला होता है। उस अगर आप इसका प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा अदर एग्जामिनेशन लिखने के लिए, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअली डिफरेंट होते हैं। और कॉम्पिटिटिव के लिए सर बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होनी ही चाहिए। जब तक वो सोचेंगे नहीं, वो न्यू वर्ल्ड का न्यू ट्रेंड है, यू हैव टू फॉलो। और सर ये तो हो गई एकेडमिक में। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ सर, कहीं भी एक बोलते ना कि अच्छा बच्चा और अच्छा कर जाता है और जो एवरेज बच्चा और पुअर परफॉर्म कर जाता है। तो मैं अच्छे बच्चों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे बच्चे ऑलरेडी अच्छा करें ना। अगर क्लासरूम में n नंबर ऑफ बच्चे हैं या ग्रुप में कुछ 30-35 बच्चे को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि अपना लिमिटेड बैच भी होता है, हर बच्चों की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, कुछ बच्चे एवरेज परफॉर्म करते हैं। तो हम पेरेंट्स और बच्चों को ये बताना चाहते हैं, या आपसे मेरा क्वेश्चन भी है कि उसके लिए हम क्या करते हैं जो बच्चे एवरेज परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एकेडमी उनसे भी उतना ही पैसे लेती है ना, तो उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी, हम क्या करते हैं? सबसे एक वाइटल क्वेश्चन होता है, मैं आपको छोटे एग्जांपल बताता हूँ। एक जैसा अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप 958 रिजल्ट हुए, उसमें से आप ऊपर 2, 4, 5 की बात सुनते हो, और नीचे 1-2 एग्जाम्पल वो है जो ऑलमोस्ट बहुत लोअर क्लास से था, आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट हो, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया। तो मैं आपको रफ काउंट बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट वो 15 बच्चे हैं जिसकी बात मीडिया में भी होती है, लोग भी सुनते हैं उसके बारे में कि हाँ ये रैंक 1 लाया, 2 लाया, 3, 4, 5, और जो बहुत एक नॉर्थ में कहावत है गुदरी का लाल, इस तरह का वर्ड की मतलब इसके पास रहने को नहीं था, बहुत स्ट्रगल से किया। आप अगर 15 बच्चों की बात आप सुनते भी है, बट रेस्ट 940 बच्चों की बात कोई नहीं करता, बल्क में है, बल्क में उसकी बात कोई नहीं करता। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ भी बिठा के देखो, मैक्सिमम बच्चे बोर्ड में 70-80 वाले होते हैं, और एक 90+ वाले होते हैं, एक 60 नीचे वाले होते हैं। बल्क में ये 70, उसकी बात कोई नहीं करता। वही बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। एज ए पेरेंट्स ऑल्सो आप देखो, उसमें सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए कि एवरेज बच्चे को सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्लासरूम टीचिंग के साथ में डाउट्स का बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ, राइट। अब डाउट्स में, और वो डाउट्स के थ्रू कांस्टेंट फीडबैक जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं डाउट्स में आके बता देते हैं। जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम डाउट्स प्रॉपर्ली करें उस बच्चों का क्लास टीचिंग के साथ साथ। नहीं, डाउट पे आते हैं सर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डाउट वो मसला है ना जहाँ पे आमतौर पे आप देखना कि
कोई भी बच्चा किसी भी एकेडमी से हो, आइदर इन द ऑफलाइन में डाउट पूछ सकता है, ऑनलाइन में तो डाउट पूछने की ज़्यादा फैसिलिटी होती नहीं है। क्यों सर, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ ना कि आपके मन में क्या डाउट है ना, आप उसको टाइप ही नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में तो आप बच्चों को कॉपी दिखा सकते हो, टीचर को कॉपी दिखा सकते हो, टीचर आपकी गलती को पकड़ सकता है। तो उसको मैं ऑफलाइन की प्योर बात करता हूँ ना। तो डाउट वो फैसिलिटी है जहाँ पे बहुत बच्चे का आप देखोगे, मतलब 100 में से 95 बच्चे आपको मिलेंगे जिनको बोलते हैं कि डाउट रहे, डाउट पे टीचर टाइम देते हैं। क्लासरूम में पढ़ाना टीचर के लिए बहुत आसान होता है, ये मैं एज ए टीचर कह रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं काफ़ी गंभीरता से इस बात को रखता हूँ। क्लासरूम में जब हमें पढ़ाना होता है एज ए टीचर है, तो हमें पता है ये पढ़ाना है, हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं और क्लासरूम में जाकर के पढ़ा देते हैं। जो पढ़ा रहे होते हैं सर वो बच्चों के लिए भी नहीं होता है, तो ये डर नहीं होता है एज ए टीचर हमें कि बच्चा क्या पूछेंगे। लेकिन डाउट वो फील्ड है ना जहाँ टीचर के मन में भी डर होता है। वो लोग जो, मैं नहीं बोलूँगा इसके आगे कि बच्चा क्या पूछेगा। बच्चों का प्रॉब्लम है कि उनको डाउट आता है, टीचर का प्रॉब्लम है कि उनसे बच्चे क्या डाउट पूछेंगे ये नहीं पता होता है। और यहीं पे मैक्सिमम जो बोला ना, मिडिल क्लास के बच्चे ना सर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता है, उन पर कोई ध्यान नहीं होता है और धीरे धीरे बच्चा कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो जाता है। तो इस चीज़ को सर थोड़ा सा एग्जाम, मतलब उस कंसर्न में आप बताइए कि हर बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ कि अच्छे क्लासेस के साथ साथ ना डाउट फैसिलिटी वाला फंडा बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली डाउट्स पे मैं अलग अलग लाइन बोल दूंगा आपको, बट रीजंस क्या होते हैं जो 3-4 हमारा कांस्टेंट रिवीजन रहा है, पास्ट में हमने देखा भी है। जो बच्चे 10th में 65% भी लाए थे हमारे पास पढ़ के, उन्होंने 2 साल समय दिया, वो IIT तक गए, तो भी एक एवरेज कंसंस का ही बच्चा था। उसमें जो एक सिस्टमेटिक लाइन ये थी कि अगर आप डाउट्स को प्रॉपरली और उस डाउट का कन्वे मैसेज कर पाते हो प्रॉपरली कि हाँ फीडबैक, जो कांस्टेंट फीडबैक की बात हम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को टीचर बता सके आप में ड्राइंग प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो कांस्टेंट और फिक्स इंटरवल पे ड्रॉबैक उनको बताया जाए, उस पर वर्क किया जाए थ्रू द एक्सटेंशन, इसको 1-to-1 हम लोग डाउट सेशन बोलते हैं या काउंसलिंग बोलते हैं। एकेडमिक्स का भी साथ में जो उसका पर्सनल इशू होता है उस पॉइंट से भी की, तो वो चीज़ें कन्वर्ट होती है और मैक्सिमम रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किया है, ये बच्चों को सिलेक्शन में हेल्प करता है ये। और आपने क्वेश्चन पूछा डाउट के बारे में, तो डाउट 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन डाउट कि चलो आप 10 बच्चों को बिठा लिए, डाउट बता दिया। एक होता है किसी बच्चों से पहले सुनना। और डाउट में क्या होता है, हम पेन बच्चों के हाथ में देखने देते नहीं है। आप एग्जाम्पल कहीं भी देखेंगे, जब डाउट बताते हैं तो वही काम होता है, बच्चा क्वेश्चन करता है वर्बली और टीचर एक्सप्लेन करता है पेन के साथ। बट हमारा फंडा थोड़ा अलग है, हम क्या कर पाते हैं बच्चों से, डाउट में पेन बच्चों के हाथ में होना चाहिए, टीचर को डिक्टेट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज डाउट उसका है तो उसे बेहतर एक्सप्रेस कर सकता है वो। जिस डाउट सेशन में अगर पेन टीचर के हाथों में चला गया, उस डाउट से बच्चों की क्रिएटिविटी किल हो जाती है, क्योंकि उसको लिमिटेशन आई है कि उसको इतना ही पूछना है और टीचर वही बताएगा जिसको नीड होती है। फिर बच्चा अपना फ्रीडम खो देता है, क्वेश्चन मुझे पूछना क्या था। जब पेन उसको तो वो गलत भी लिखेगा, जब तक वो गलत खुद से लिखेगा नहीं तब तक करेक्शन टीचर करेगा कैसे। और एक बात मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स सबके लिए बोलता हूँ, आप इस मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सोचिए, हर लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे ना, कि एज ए पेरेंट्स मैं पहले बोलता हूँ, आप अपने बच्चों से पूछो बेटा कैसा पढ़ाई चल रहा है, बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। आप पूछते हो कि आपको समझ में आ रहा है ना, बच्चे बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ रहा है। आप कभी बच्चों से ये पूछते ही नहीं हो कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। अब बच्चा बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फिर वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। अगर 100 मार्क्स का सर पेपर है तो बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलो मैं ये नहीं बोलता हूँ 90, 70, 80 तो लाता ना। बच्चा क्यों 40-50 पे रुका होगा, इसका मतलब उसको कुछ दिक्कत है। लेकिन एक दिक्कत वाले आदमी से पूछ रहे हो कि उसको क्या दिक्कत है, तो फिर उसको दिक्कत ही नहीं होता ना जब उसको पता होता है कि उसको दिक्कत कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल सर मेरा हेल्थ खराब है और आप उससे पूछते हो कि सर आपकी हेल्थ सही नहीं लग रही, तो अगर मुझे पता होता मेरा हेल्थ खराब है तो मैं खुद उसका टेक केयर कर लेता ना। तो एन नंबर ऑफ टाइम में 10 में से 8 बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनको यही पता नहीं होता है कि उनका डाउट क्या है, उनको यही पता नहीं होता है कि उसको किस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। और हमारे टीचर क्या इस बैठे रहते हैं कि बेटे तुम डाउट पूछो। बच्चे तो उस स्टेट में है ही नहीं कि उनको अपनी डाउट उसको पता है कि उसको क्यों नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। बच्चे को तो पहले आपको ऑब्जर्व करना है, हम मेंटर को ऑब्जर्व करना है कि हमारे ये बच्चा जब हमारा पूरा लेक्चर अटेंड किया है इस चैप्टर का, तो उससे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। ये तो बच्चे की बस की बात ही नहीं है सर डाउट पूछना। और कितने बच्चे तो इसी में सफ़र कर जाते हैं क्योंकि कोई उसको समझने वाला ही नहीं है। जब तक आप क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देंगे तो एक्सप्रेस कोई, और एक इन्वायरमेंट भी होता है सर। डाउट पूछने का मतलब उसको इतना फील होना चाहिए कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये अब किसी बड़े बड़े सेटअप में देखो, जब तक वो बच्चे को फील नहीं होगी ना कि मुझे यहाँ मैं मतलब एज ए पूछने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक बच्चे डाउट नहीं पूछते। एक फेयरनेस भी होता है।
और दूसरा इसमें लोग मुझे लगता है कि कुछ गलती पेरेंट्स भी कर जाते हैं ना, कि वो बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं देते हैं जहाँ पे बच्चों को डाउट पूछने की फैसिलिटी हो, जहाँ से बच्चों को समझे। ये एजुकेशन में मुझे लगता है ना सर कि थोड़ा सा पर्सनली होना चाहिए, प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए। अगर हम एज ए टीचर बच्चों से प्रोफेशनली डील करें ना तो उनको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आप इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, फर्स्ट बिकम पर्सनल देन प्रोफेशनल। फर्स्ट यू मेक द रिलेशंस कि वो कंफर्ट आपके साथ रहे कि वो कुछ पूछ सके, मुझे प्रॉब्लम है, आई कैन एक्सप्रेस। दूसरी चीज हम अवेलेबल हो उनके लिए, और हम उसके अवेलेबल हो। ये बहुत सारा इशू होता है अवेलेबिलिटी का, आप उसको कैसे कर सकते हैं। आप इसको अगर मैं थोड़ा सा लास्टली बता दूँ तो इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि एज ए टीचर भी पेरेंट्स भी, कि हमने इसके लिए जो एवरेज बच्चों के लिए सिस्टमेटिकली प्लान जो 60-70% बल्क होते हैं उसके लिए हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है, जो आई थिंक वो फर्स्ट टाइम पुणे में इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो 5 डे लर्निंग प्लस 1 डे रिवीजन का है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे को रिवीजन कराने के लिए लैक ऑफ कंसर्न्स होते हैं, टाइम होता है, तो हमने उसको एक कैरिकुलम का पार्ट ही बना दिया है कि आपको वीक में 6 डे क्लास होने हैं, 6 डे क्लास में 5 दिन ही आपकी क्लासेस चलेंगे और 6 डे स्पेशली मेड फॉर रिविजन्स कि आपने एक वीक में क्या सीखा, ताकि उसका जो आपने बताया ना टेस्ट में स्कोरिंग का टाइम होता है, ये चीज़ें आई थिंक 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट पुणे में पहली बार आ रहा है किसी भी एकेडमी के साथ कि आप 5+1 का मॉड्यूल लेके आओ, 5 डे फॉर लेक्चर और 1 डे फॉर स्पेशली रिवीजन। और मैं पेरेंट्स को एक चीज़ से मेक श्योर करता हूँ कि हमारे टीचर के ऊपर भी यही टारगेट होता है कि मुझे बच्चों के रिजल्ट से पहले आपके थ्रू पता चलना चाहिए। आप बच्चों को ऑब्जर्व करो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हो और बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो उस केस में बच्चा नहीं सर टीचर गुनहगार होगा, टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मोस्टली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका आना, अगर आप आए तो जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप नहीं आए तो आपकी जिम्मेदारी चली जाती है, वो आपको कन्वे करने रिक्वायरमेंट्स होता है। ये चीज़ें थोड़ा पर्सनल रिलेशन बताने पड़ते हैं, क्योंकि आप अगर इंटरेस्टेड उस चीज़ों में देख रहे हैं कि मुझे फ्यूचर बनाने हैं, तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप लेना पड़ेगा। इफ यू टेक 1 स्टेप, इट विल टेक 10 स्टेप टुवर्ड्स यू। तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें जब भी आप बच्चों के लिए कोई अच्छी एकेडमी चूज करते हो या उनके प्रिपरेशन के लिए आप देखते हो, तो बच्चों को पढ़ाना जरूरी होता है। आप ये देखो कि बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया या मुझे समझ नहीं आ रहा या मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। आपको मोस्टली वो बच्चे मिलेंगे जो बोलते हैं मेरा सब पढ़ा हुआ तो है, बट दिक्कत होती है उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं बनता है। फिर अगर इस पे आप जाओगे तो फिर उनको यही समझ में आता है कि उनसे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे। तो इसके लिए उनके टीचर के पास उतनी टाइम अवेलेबल होनी चाहिए जो आपके बच्चों पे काम कर सके। अगर सिर्फ सर सिलेबस ही कंप्लीट करना है तो एन नंबर ऑफ टीचर है, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आदमी बच्चा जाकर के लेक्चर देख के सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। बट बात वहीं आके रुकती है कि आपके बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, और हो रहा है तो एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए और उस टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। इसके लिए टीचर का ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। अगर सिलेबस कंप्लीट करना हो सर तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरत है, लेकिन उस गैप पे अगर उस बच्चों के उस दिक्कत पे काम करना हो तब मुझे लगता है कि हम जैसे टीचर की ज़रूरत होती है बच्चों को के फॉर्म में दें और हम अवेलेबल रहें उस पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो हम पे भरोसा करते हैं और उनके हर चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जनरली ए स्क्वायर में अगर फर्स्ट पॉइंट में बात करूँ तो यहाँ हम सिर्फ कैरियर बनाना नहीं सिखाते, उसको हम सिखाते हैं लाइफ का ABC भी सिखाते हैं। कैरियर इंपॉर्टेंट है बट लाइफ भी साथ में पहले इंपॉर्टेंट होता है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंडरी आप मान के चलो कि सक्सेस का बहुत माई वाइफ होता है, फेलियर हमेशा अनाथ होता है, ये लाइन बहुत फेमस है। हम ए स्क्वायर में सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ फेलियर को मैनेज करना सिखाते हैं, सबसे बिगेस्ट पॉइंट है, क्योंकि लाइफ में हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, शायद फेलियर ज़्यादा होता है। तो बच्चों को ये सिखाना भी इस करेंट वर्ल्ड में कि फेलियर भी लाइफ का एक पार्ट है और सक्सेस फेलियर के बाद ही आता है। दोनों में बैलेंस कैसे करना है और तटस्थ कैसे रहना है दोनों केस में, ये सबसे पीक पॉइंट होता है। एक बात तो सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैं ऑन कैमरा भी इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद ए स्क्वायर में पढ़ने के बाद हर बच्चा अच्छा स्कोर करता है, लेकिन एक बात तो है कि ए स्क्वायर में पढ़ने के बाद हर बच्चा बोलते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग इतना अच्छे से सीख जाता है ना कि वो बच्चा एफर्ट लेना सीख जाता है। अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात कुछ हमारे पुराने बच्चों से हो रही थी, वो लोग बोल रहे थे जो हमारा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, कॉलेज जाने के बाद वो चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट दिखती है और शायद लाइफ में और कुछ बेहतर उनको दिखे। तो अगर आप इसको इन तीनों लाइन को एक संगम में लेके आओ तो ए स्क्वायर जो करंट आप सेट बोल रहे हैं, इन शॉर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम प्लस में वैदिक वैल्यू, संगम बोल सकते हैं, संगम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड वैदिक कल्चर्स। इसका एक संगम गाँव लिखाने वाला, ये मॉडर्नली आप कोड मान सकते हैं, जो कि हायर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो एंड एकेडमिक्स ऑल्सो, इस तरह की बात है। अगर बच्चों ये सेशन ये डिस्कशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जहां आप डिफ़िकल्टी फेस करते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या ए स्क्वायर के नियरेस्ट सेंटर पे आप विजिट करके डायरेक्टली टीचर से मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बच्चे ए स्क्वायर में पढ़ते हैं सिर्फ वही उन्हीं को दिक्कत होगी, कोई भी बच्चे
मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप एकेडमी में आकर के टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, टीचर से आप बातचीत कर सकते हो। हम हमेशा अवेलेबल होते हैं हर बच्चों के लिए। जो भी बच्चे ए स्क्वायर पे भरोसा करते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को की एकेडमिक जिम्मेदारी हमें देते हैं, हम हमेशा अवेलेबल होते हैं और हम अपने वर्ड पे आपके बच्चों का एडमिशन लेते हैं सर, उस पर काम करते हैं। अगर नहीं होता है तो आपको हम फीडबैक देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।